बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। इस वक्त मुझे ख्याल नहीं आया था, लेकिन अब तुम्हारे कहने से याद आया कि तुम्हारी और गजाला की मुलाकात के बाद से अब तक शहर में सिर्फ एक ही कत्ल की खबर छपी है, जिसके बाद इस इलाके में फसाद की आग भड़क उठी। अगर गजाला का पीछा करने वाला कोई और था तो इसके कत्ल की खबर कहाँ सेंसर हो गई। अखबार वाले तो खोद खोद कर दुनिया जहान की खबरें निकाल लेते हैं। ये वहम अपने जहन से निकाल दो, वरना तुम मेरे साथ जहांगीर के लिए भी दुश्वारियां खड़ी कर दोगी। मैंने सख्त तादीबी लहजे में कहा। ये भी तो हो सकता है कि इसके शौहर ने इसे खौफजदा करने के लिए कोई वो शोशा छोड़ा। मुझसे मुलाकात का जिक्र किए बगैर मुहाफिज के कत्ल की खबर सुनाकर वो बिलवास्ता तौर पर गजाला को धमका रहा होगा कि वो इसके इल्म में लाए बगैर कोई कदम उठाने से बाज रहे, वरना इसको सख्त सजा से दोचार होना पड़ेगा। और फिर अखबार में छपने वाली खबर का गजाला के मामले से क्या ताल्लुक? इसके बारे में तो साफ तौर पर लिखा गया है कि वो दो लसानी ग्रोहों का बाहमी तसादम था, जिसकी इब्तदा एक बदनसीब के खून से हुई। चलो जो तुम कहते हो माने लेती हूँ। अब इधर कब आ रहे हो? गजाला ने तुमको फोन क्यों किया था? मैंने इसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा। तुम्हारे दोस्तों में वो सिर्फ जहांगीर से वाकिफ है। मुझसे वो तुम्हारा पता मालूम कर रही थी। जब मैं मुसलसल लाइल्मी के इजहार पर अड़ी रही तो मजबूरन इसने वो पैगाम दिया जो मैं तुम्हें सुना चुकी हूँ। वैसे तुम्हारी बीज मालो बड़ी चालाक और मक्कार है। फोन पर रोने और गिड़गिड़ाने की ऐसी अदाकारी कर रही थी कि मेरी जगह कोई और होता तो इसे मजलूम समझकर मोम हो जाता। इसने फोन अपने घर से ही किया था। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत सवाल किया। जब डीडी हिफाजत के बहाने घर से बाहर इसकी निगरानी करा सकता था तो इससे बैद नहीं था कि वो गजाला की फोन कॉल्स भी सुनने की कोशिश करता। पता नहीं जब वो तुम्हें छोड़कर दूसरे की गोद में जा बैठी है तो तुम्हें इसकी इतनी फिक्र क्यों है? इसने चिड़चिड़े लहजे में कहा। तुमको तो अब इसके नाम पर जूती उल्टी कर देनी चाहिए। पता नहीं तुम किस उम्मीद पर अभी तक उसके नाम की माला जप रहे हो। उम्मीद कुछ नहीं है सलमा, बस गुजरे हुए दिनों के ताल्लुक का पास है, मैंने अफसरदा लहजे में कहा। मैं कभी पारसा नहीं रहा। मैंने एक दौर ऐसा भी गुजारा है जब खूबरू लड़कियों से बस लम्हों की शनासाई हुआ करती, जिसे रात को सब कुछ करार देता था, सुबह सोते ही इसे भूल जाया करता था। लेकिन मोहब्बत मैंने पहली बार सिर्फ गजाला से की थी। इसकी बेवफाई को मैं रफ्ता रफ्ता ही भूल सकूंगा। चलो हिसाब बराबर हुआ। पहले तुम लड़कियों से आंखें बदल लेते थे, अब एक लड़की ने तुमसे आंखें बदल ली हैं। बात करते करते ही एकदम वो चौंक पड़ी। हाँ, तुमने तो मुझे बताया था कि गजाला ने नामसाद हालात से घबरा कर एक शरीफ आदमी से शादी कर ली है। फिर अब वो शरीफ आदमी इसे सख्त सजा की धमकी क्यों दे रहा है? इसे खौफजदा क्यों करना चाहता है? जहांगीर को तो तुम शरीफ समझती हो या बदमाश? मैंने तल्ख लहजे में सवाल किया। मुझे इस पर गुस्सा आ रहा था कि मैं इस मौजू को वहीं खत्म करना चाह रहा था और वो बात आगे बढ़ाई जा रही थी। सच पूछो तो शरीफ बदमाश। इसके बेसाख्ता जवाब ने मुझे चौंका दिया। लेकिन ये इनको ना बता देना, वो समझते हैं कि मुझे इनके बारे में कुछ इल्म नहीं है। मगर मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि गारमेंट फैक्ट्री खरीदने से पहले वो जो कुछ करते रहे इसके बारे में मुझे कभी भी पूरी तरह मुतमिन नहीं कर सके थे। ज्यादा सवाल जवाब करती तो गुस्से में आप पर से बाहर होने लगते थे। इसलिए मेरा ख्याल है कि पहले वो पक्के बदमाश थे, लेकिन अब शरीफ हो गए हैं। अलबत्ता तुम पर मुझे अब भी शुबा है। मुझे गोली मार दो और सिर्फ जहांगीर की बात करो। मैं गुस्से से बोला। हाय, ऐसा ना कहो पीटर। गनीमत था कि इसने जज्बाती होने के बावजूद मेरा असल नाम नहीं लिया था। मैं गोली तो दरकनार तुम्हें गुलाब के फूल भी नहीं मार सकती। ये तवक्को तो तुम्हें अपनी बीज मालों से करनी चाहिए। वो गोली तो क्या गोला भी मार सकती है। अब अगर तुमने गजाला का जिक्र निकाला तो मैं फोन बंद कर दूंगा, मैंने गुर्रा कर कहा। अच्छा, इस मनहूस पर मट्टी डालो। अब बताओ कि तुम क्या कह रहे थे? लम्हे भर के लिए मैं चकरा कर रह गया। याद ही नहीं आ सका कि इससे क्या बात हो रही थी। शायद मेरे सवाल का जवाब सोच रहे हो। लाइन पर सुकूत पाकर वो बोली। हो सकता है कि बीज मालों की हरकतों की वजह से इसका शरीफ शौहर भी अब खुली खुली बदमाशियों पर उतर आया हो। मुझे याद आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। अगर आज तुम जहांगीर से छुप कर किसी गैर मर्द से मिलने लगो तो लाजमी बात है कि वो अपनी सारी शराफत बोलकर मरने मारने पर तुल जाएगा। यही कुछ गजाला के शौहर के साथ भी हो सकता है। इसने मुझसे क्या कहा और किस तरह मेरी हौसला शिकनी की, ये एक दीगर बात है। हकीकत ये है कि वो अपने शौहर के एतमाद को फरेब देकर मुझसे मिली थी। इसलिए अगर वो शरीफ आदमी अब इसे डरा धमका कर राह रास्त पर लाना चाह रहा है तो इसे ऐसी हर कार्रवाई का पूरा इखलाकी हक हासिल है। तुम्हें इसीलिए तो कभी कभी टूट कर चाहने को दिल चाहता है कि जब जो
कह देते हो, इसके हक में जबरदस्ती 1000 तवीलें गढ़ लेते हो। इसकी आवाज में बालहानापन ओद कर आया, लानत भेजो इस बीज जमालो और इसके शोहर पर। ये बताओ कि घर कब आओगे। इस वक्त मेरे जहन पर गुस्से के साथ ही जिल्लाहट भी सवार थी, लेकिन सलमा के सवाल ने मेरे दिमाग में नाउमीदी की एक आग सी भड़का दी और जहन में बेइख्तियार एक शेर की गूंज उभर आई। शाम होने को है, किधर जाएंगे? अपना घर हो तो अपने घर जाएंगे। घर होगा तो जरूर घर जाऊंगा, मैंने उदास लहजे में कहा। अभी तो ना दर है ना घर। शाम होगी तो शायद जहांगीर यहाँ आएगा, मैं गम गलत करूंगा, वो मूड बनाएगा, वो घर चला जाएगा और मैं घर की जुस्तजू में रह जाऊंगा। तुम एक घरदार औरत हो सलमा, मेरा नहीं जहांगीर का इंतजार किया करो। माना कि वो बाप नहीं बन सकता, मगर वो एक मुकम्मल शौहर है और कुदरत के दिए हुए इस आजार पर अंदर से दुखी भी है। इसे खुश रखकर तुम ऐसी अजीम इबादत करोगी जिसका सिला रब्बे जुल जलाल ही दे सकेगा। मुझे बाज की जरूरत नहीं, वो एकदम बिफर गई। मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ, तुम्हारी खैरियत इसी में है कि अब मेरे घर हरगिज न आना, वरना अपने नाखूनों से तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, जैसे वो चुड़ैल कभी न पहचान सकेगी। तुम अपनी मर्जी और अपने घर की मालिक हो। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पेशगी वार्निंग दे दी, वरना तुम बताए बगैर भी अचानक मेरा मुंह नोच सकती थी। इस वार्निंग के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँगा। तुम मुझसे नहीं, मेरे शौहर से भी नहीं मिलोगे। गुस्से की ज्यादती के बायस इसकी आवाज कांपने लगी। नहीं मिलूंगा, मैंने स्वादत मंदाना लहजे में कहा, लेकिन वो मिलने आया तो इससे इनकार भी नहीं कर सकूंगा। मैं तुम्हें देख लूंगी। सलमा इस वक्त गुस्से में शायद आपे से बाहर हो गई थी और अब मैं देखूंगी कि जहांगीर कैसे तुमसे मिलने आते हैं। अगर तुम तन्हा रहना चाहते हो तो अब तुम्हें तन्हा ही रहना होगा। इजाजत हो तो अब फोन बंद कर दूं। मैंने चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद बी लाइन को फाल पाकर कहा, तुम क्या बंद करोगे? मैं खुद ही बंद कर रही हूँ। गुस्से से हाँफती हुई आवाज सुनाई दी और अचानक लाइन बेजान हो गई। रिसीवर क्रेडल पर डालते हुए गैर इरादी तौर पर मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई। खेल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। दिलदार एक छटा हुआ बदमाश शी का हरकारा और डीडी था, लेकिन गजाला के सामने वो मासूम और मस्कीन बना हुआ था ताकि उसे जुल देकर अपना इखलाकी कैदी बना सके। गजाला ने बाहर से मुसल्लत की हुई ला इलाज मजबूरियों से मजबूर होकर दिलदार को अपना मजाजी खुदा बना लिया था, लेकिन इसके दिल के निहा खानों में मेरा नाम भी जिंदा था। अपनी दानिश्त में वो दिलदार से छुपकर मुझसे मिली, लेकिन दिलदार को धोखा न दे सकी। दिलदार को गजाला की नजरों में अपनी मासूमियत अजीज थी, इसलिए इसने गजाला की खुफिया मुलाकात का जिक्र किए बगैर इसे इसके मुहाफिज या निगरान की हलाकत की इतला दी ताकि इसे इस खेल की संगीनी से आगाह कर सके। दूसरी तरफ सलमा थी जो अब दिल की गहराइयों में गजाला के लहू की प्यासी थी, लेकिन मुझे पसंद करती थी, जबकि वो गजाला के लिए मेरी पसंद से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जहांगीर की बीवी थी और इसे छोड़े बगैर अपनी पसंद पर तसर्रुफ हासिल करना चाहती थी, लेकिन मुझे जहांगीर की दोस्ती ज्यादा अजीज थी। सलमा के मुतालबात के सिलसिले में मैं एक हद से आगे जाने पर तैयार नहीं था और सलमा मुझे एक खिलौना बना लेना चाहती थी। इन तजादात से कहानी के अंदर एक और कहानी परवान चढ़ रही थी जो वक्ती तौर पर मुझे शी और माफिया जैसे बारी बरकम नामों पर भी हावी होती नजर आ रही थी। फिर वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। पहली घंटी पर मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ जहांगीर था। यार, तुमने सलमा को नाराज क्यों कर दिया? इसकी आवाज पर बुखलाहट तारी थी। वो तुम्हारी तरफ से एकदम ही मुतनफर हो गई है। मैं क्या कह सकता हूँ, इसने कोई सबब भी तो बताया होगा, मैंने मोहतात लहजे में कहा। मुझे इल्म ही नहीं था कि सलमा ने किस बहाने की आड़ लेकर जहांगीर से शिकायत की होगी। इस बात का तो दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था कि इसने जहांगीर को हकीकत से आगाह किया हो कि वो मुझे पसंद करती थी और मैं इससे मुसलसल गुरेज कर रहा था। गजाला के मामले में अब तुम जज्बाती नहीं होना चाहिए। जहांगीर ने शिकायती लहजे में वही बात कही जिसकी मैं तवक्को कर रहा था। इसने तुमको दगा दे दी, अब वो पराई हो गई है, न तुमसे मिलना चाहती है, न अपने शौहर के खिलाफ कुछ सुनने पर आमादा है। फिर तुम क्यों सलमा पर चिरागपा होते हो? अगर वो इसको बुरा भला कहती है तो कहने दो। तुम एक खुद गर्ज और हरजाई औरत के लिए अपने जिगरी दोस्त की बीवी को क्यों नाराज करते हो? तुमने इसे जिद दिला दी और अब मुझे कसमें दे रही थी कि मैं तुमसे ना मिलूं। अपना घर आबाद रखो जहांगीर, मैंने बेकैफ लहजे में कहा। बीवी किस्मत से सिर्फ एक बार मिलती है, दोस्त तो हर रोज मिलते और बिछड़ते रहते हैं। तुम वही करो जो सलमा कह रही है, मैं अपना कोई और बंदोबस्त किए लेता हूँ। ओह, तो तुम भी भरे बैठे हो? वो संभल कर बोला। मालूम होता कि गजाला के मामले में तुम दोनों में खासी तलख कलामी हुई है। ये बात फोन पर हल नहीं होगी। मैं अभी फ्लैट पर आ रहा हूँ। मेरी किसी मतवक्को मज़ाहमत के पेश नजर इसने मेरे जवाब
सुने बगैर फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। थोड़ी देर बाद वो अपना दफ्तर छोड़ छाड़ कर फ्लैट पर आ पहुंचा। सलमा का मुझसे भड़कने का सबब बहुत ज्यादा जाती था, लेकिन इसने चालाकी से काम लेते हुए अपने शौहर को एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ कहानी सुनाई थी जिसका सिरे से वजूद ही नहीं था। जहांगीर अपनी दानिश्त में मुझे समझाने की कोशिश करता रहा। मुझे इस वक्त भी सलमा से कोई परखाश नहीं थी, इसलिए मैं बहस बराए बहस के तौर पर इसे जवाब देता रहा। आखिरकार जब इसने अपनी दानिश्त में महसूस किया कि वो मुझे अपना हमनवा बनाने में कामयाब हो चुका है, तो इसने वहीं से घर फोन कर डाला। फोन पर इसकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि सलमा अपनी तौहीन के एहसास से बुरी तरह भड़की हुई थी, लेकिन काफी देर तक दलाइल और खुशामद का सहारा लेकर आखिरकार वो इसे भी ठंडा करने में कामयाब हो गया। इसने सलमा पर जाहिर किया कि वो फैटी से उठकर मेरी तरफ आएगा और वहाँ से मुझे अपने साथ लेकर घर पहुँचेगा ताकि सलमा से मेरी सुलह करा सके। मैं दिल ही दिल में इस बात पर नदामत महसूस कर रहा था कि मेरे बारे में वो दोनों मियाँ बीवी अपने अंदर अपने अपने अंदाज में जरूरत से ज्यादा जज्बात हो जा रहे थे। चंद रोज के कलील अरसे में पहले जहांगीर से तसादम हुआ और नौबत तलख कलामी तक पहुँच गई और अब सलमा नाराज थी। गनीमत ये था कि वो दोनों एक ही वक्त में नाराज नहीं हुए थे, वरना सुलह की कोई सूरत बाकी न रह जाती। जहांगीर के लिए कम अज कम इतना वक्त गुजारना जरूरी था वो सलमा को बावर करा सके कि उसने उसे फैक्ट्री से ही फोन किया था और इसकी इजाजत हासिल होने के बाद मेरे पास आया था। इसलिए उसने बोतल खोल ली जो वो हर वक्त अपने ब्रीफ केस में साथ लिए फिरता था ताकि इम्तना के इस दौर में हस्बे जरूरत जब और जहाँ चाहे महफिल नाव नोश जा सके। वक्त धीमे धीमे गुजरता रहा। इस दौरान में जहांगीर भी वही बात छेड़ दी जो मेरे दिल में कसक पैदा कर रही थी। वो शर्मसार था कि पहले वो मुझसे उलझा और अब उसकी बीवी से लड़ पड़ी। इस वक्त तक मैंने जहांगीर को माफिया से अपने रवाबत के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बताया था और ना ही मैं उसे इस बखेड़े में उलझाना चाहता था। गनीमत ये था कि उसकी मेरे दिए हुए इश्तिहार पर भी नजर नहीं पड़ी थी, वरना इसमें दिया हुआ फोन नंबर पढ़कर वो जरूर चौंकता और शायद दफ्तर ही से फोन करके हकीकत कुरेदने की कोशिश करता। तनाव दूर करने के लिए मैंने इज़्तिरारी तौर पर वीडियो पर एक फिल्म लगा दी, लेकिन इस वक्त वो आ ही गया था तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना उसे भी एतमाद में ले लिया जाए ताकि आने वाले से मुज़ाकरात के वक्त मुझे इसकी मदद हासिल रह सके। लेकिन मेरे इस ख्याल को अमली जामा पहनाने से पहले ही शाम 6 बजे फोन का बजर चीख उठा। कॉमेट रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ से शनासा आवाज में कहा गया, शूटर क्या बात है, इस वक्त फोन करने की क्या जरूरत पेश आ गई? मैंने हैरत से दरियाफ्त किया। जहांगीर की तरफ ध्यान दिए बगैर पनीर के पार्चे से इंसाफ करते हुए वीडियो पर फिल्म देखने में मुनहमिक था। तुम्हारे पास पिछले 2.25 घंटे से एक मुलाकाती बैठा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वो मुकर्रर वक्त से पहले ही वापस चला जाएगा क्योंकि हमारी मुलाकात के वक्त इसकी मौजूदगी गैर जरूरी बल्कि नापसंदीदा होगी। वो लोग वाकई बहुत गाग और मुनज़्ज़म थे। इसका मतलब था कि इस वक्त भी फ्लैट की निगरानी हो रही थी। वो लोग मेरे मामले में कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं थे। गनीमत यही था कि इस वक्त तक मैंने जहांगीर से माफिया वाले मामले का कोई तज़किरा नहीं किया था, वरना इसके तजस्सुस को हवा देकर इसे वहाँ से टालना मुश्किल हो जाता। ये तय नहीं हुआ था कि मैंने कुन आंखियों से जहांगीर की तरफ देखते हुए दबे लहजे में एहतजाज किया, घर आए हुए मेहमान को निकालना मेरे लिए बहुत दुश्वार होगा। मेरी गुजारिश है कि किसी समझौते से पहले खुद को मेरे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश न करो। समझौते से पहले ये एहतियात जरूरी है, इसने असरार किया। मुआदा हो जाने के बाद तो तुमको खुद ब खुद अपनी जिम्मेदारियों का इल्म हो जाएगा। फिलहाल जो कुछ कहा जा रहा है इस पर अमल करो। मुलाकात होने पर इस एहतियात की अफादियत तुम्हारी समझ में आ जाएगी। ये सरासर ज्यादती। मैंने एहतजाज जारी रखना चाहा लेकिन इसने मेरी बात काट दी। कोई ज्यादती नहीं है। अगर तुमने खुद इसे बुलाया है और मुलाकात के बारे में इसे आगाह कर चुके हो तो और बात है, वरना तुम इसे आसानी के साथ वापस कर सकते हो। मुझे मालूम है कि वो तुम्हारा पुराना और बेतकल्लफ दोस्त जहांगीर है। हम लोग किसी जवाज और जरूरत के बगैर अनहोने मुतालबे नहीं करते। अच्छी तरह जानते हैं कि कब क्या कहना और करना चाहिए। अगर 7 बजे तक जहांगीर तुम्हारे फ्लैट से वापस न गया तो समझ लेना कि मुजव्वज़ा मुलाकात मनसूख हो जाएगी। फिर अगला प्रोग्राम किस तरह तय होगा? मैंने सपाट लहजे में सवाल किया। वो 7 बजे तक नहीं गया तो अगला कोई प्रोग्राम नहीं होगा। तुमने मेरे अल्फाज पर गौर नहीं किया। मैंने मुलाकात के लिए मुलतवी नहीं मनसूख का लफ्ज इस्तेमाल किया है। चुभते हुए लहजे में जवाब दिया गया। मैं कोशिश करता हूँ, मैंने दिल शिकस्ता लहजे में कहा और दूसरी तरफ से क्लिक की आवाज सुनकर रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया गया।
गया। तुमने फिल्म का एक जबरदस्त हिस्सा मिस कर दिया। जहांगीर मुतासफाना लहजे में बोला। कहो तो रिवाइंड करके दोबारा चला दूं? यकीनन क्लब डांस रहा होगा। मुझे इन हिंदुस्तानी फिल्मों से खुदा वास्ते का बैर है। कहानी ख्वाह कैसी ही संजीदा और कुछ भी हो, हर फिल्म में 2-4 नीम बरहना नाच जरूर शामिल किए जाते हैं ताकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो सके। इन चीजों का ऐसा ही शौक हो तो आदमी महीने 15 दिन में विलायत का चक्कर क्यों ना लगा आए, जहां तस्वीरों की बजाय ये सब स्टेज पर ताजा और जिंदा दिखाया जाता है। गुड, तो अब मौलवी भी हो गए हो? वो बगौर मेरी तरफ देखते हुए तंजिया अंदाज में बोला। फिर उसने वीडियो और टेलीविजन ऑफ कर दिया। तो फिर चलो, अब वक्त हो गया है। सलमा को समझाने में भी वक्त लगेगा। ये प्रोग्राम कल पर मुलतवी कर दो तो कैसा रहेगा? मैंने बेचारगी के एहसास के साथ सवाल किया। मैं सलमा से कह चुका हूँ कि तुम्हें साथ लेता हुआ घर आऊंगा, लेकिन मेरे पास कुछ लोग आ रहे हैं, इनसे असलहे की कुछ बात करनी है। तुमने पहले तो कुछ नहीं बताया था, वो इश्तबा अमेज लहजे में बोला। दिन और वक्त तय नहीं हुआ था, अभी इसी शख्स का फोन आया था। मैंने कहा तो फिर इनसे मिलकर ही चलेंगे। उसने सोफे पर फैलकर बैठते हुए कहा। बिला वजह तुम्हें देर होगी और सलमा का पारा चढ़ जाएगा। मैंने जल्दी से कहा। पता नहीं इनसे मुज़ाकरात कितनी देर तक जारी रहें। अब तो मेरे पास भी गाड़ी है, जल्द ही फारग हो गया तो तुम्हें फोन करके खुद ही पहुंच जाऊंगा। इत्तेफाक से बात बन गई थी। थोड़ी सी बहस के बाद जहांगीर मुझसे मुत्तफिक हो गया और रवानगी के लिए उठ खड़ा हुआ। मैं उसे रुखसत करने के लिए मेज 9 फ्लोर तक आया, जहां इसने अपनी गाड़ी पार की हुई थी। उसके चले जाने के बाद मैंने अच्छी तरह शराड का जायजा लिया और ये देखकर खुशी हुई कि इस वक्त तक इसकी डिक्की बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। मैं ऊपर पहुंचा तो एक बार फिर फोन की घंटी पूरी कुव्वत के साथ चीख रही थी। मैं तेजी से ताला खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो घंटी खामोश हो चुकी थी, लेकिन चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद वो दोबारा बोल पड़ी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से सुल्तान शाह बोल रहा था। पता चला कि वो तीसरी कोशिश थी। इसके पास भी एक काम की खबर मौजूद थी। इसने दिलदार की दवा साज फैक्ट्री का सुराग लगा लिया था, जो कुरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया में जाज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के नाम से चल रही थी। इत्तफाकन वहाँ लेबर की कुछ आसामियां भी खाली थी और सुल्तान शाह खुद को जाहिल मतलब जाहिर करते हुए वहाँ इंटरव्यू भी दे आया था, जिसका नतीजा मालूम करने के लिए इसे अगली सुबह फैक्ट्री मैनेजर से मुलाकात करनी थी। इससे गुफ्तगू से फारग हुआ तो मैंने मुंह हाथ धोकर अपनी शिकम पूरी की। फिर वक्त गुजारी के लिए टीवी देखने में मसरूफ हो गया। जैसे जैसे माफिया वालों से मुलाकात का वक्त करीब आता जा रहा था, मेरे असाब पर तनाव बढ़ता जा रहा था। सच्ची बात यह थी कि इनके तरीकेकार ने मुझे पूरी तरह मारूब कर दिया था। ठीक 8 बजे डोरबेल बजी तो मैं इज़्तिरारी तौर पर दरवाजे तक पहुंच गया। कौन है? मैंने दरवाजा खोलने की बजाय कदरे धीमी आवाज में सवाल किया। कामिट। दूसरी तरफ से जानी पहचानी आवाज में मुख्तसर तरीन जवाब दिया गया और मैंने दरवाजा खोल दिया। ये देखकर मुझे शदीद ज़हनी झटका लगा कि आने वाले तादाद में 2 थे और दोनों ही के चेहरों पर स्याह नकाबें मंडी हुई थी। इन्हें इस बात का कोई खौफ नहीं था कि जीनों पर आने जाने वाला कोई शख्स उन्हें देखकर क्या सोचेगा। वो दोनों दराज कामत मेरी दावत का इंतजार किए बगैर दरवाजा खुलते ही फ्लैट में घुस आए। मैं दरवाजा बंद करके इनके पीछे पलटा तो वो सुकून से सोफों पर दराज हो चुके थे। हम अंग्रेजी में गुफ्तगू करें तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? निस्बतन भारी जिस्म वाले ने मुझसे अंग्रेजी में सवाल किया और मैंने इसकी आवाज पहचान ली, क्योंकि उसी ने मुझसे फोन पर बात की थी। तुम जिस जुबान में चाहो बात कर सकते हो, बशर्ते कि वो जुबान मेरे लिए काबिल फहम हो। मैंने बारी बारी इन दोनों नकाब पोशों का जायजा लेते हुए अंग्रेजी में कहा, लेकिन बेहतर ये होगा कि पहले हमारा तारफ हो जाए। मुझे डैनी कहते हैं, मैं कामिट और ये डॉन 3 है। इसी शख्स ने कहा। ना इन्होंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाने की कोशिश की। ये दोनों अगर वाकई नाम है तो बड़े अजीब हैं। मैंने खुश्क लहजे में तबसरा किया। ये नाम नहीं, शनाख्त की इलामतें हैं मिस्टर डैनी। शरीरे बदन वाले ने अतालवी लहजे और अंग्रेजी जुबान में जवाब दिया और मैं चौंक पड़ा, क्योंकि वो आवाज समात को कुछ शनासा सी महसूस हुई थी। अगर नामों से ही तारफ कराना मकसूद होता तो हमें चेहरों पर नकाब लगाकर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अपनी बात जारी रखते हुए कह रहा था, इसलिए मजबूरियों और जरूरतों को अच्छी तरह समझ दे। मैं ये बताता चलूं कि मैं तुमसे मुलाकात के लिए खुसूसी इख्तियारात के साथ अपने हेडक्वार्टर से आया हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि फुरुआत में उलझने की बजाय बराह रास्त काम की गुफ्तगू शुरू कर दें। इस इलाके में माफिया के मफादात की देखभाल और इसके ऑपरेशन की निगरानी बराह रास्त मेरे जिम्मे है। मैं मिस्टर कामिट मुकामी तौर पर मेरे दस्ते रास्त हैं। ये कराची ब्यूरो के चीफ होने के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के मामलात भी देखते हैं, और अगर हमारे दरमियान कोई काबिल अमल सूरत तय पा गई तो फिलहाल
तुम्हारी बराह रास्त मिस्टर कामट के साथ ही ड्यूटी होगी, जो बहुत माहिर और तजर्बेकार आदमी है। मिस्टर कामट में एहतजाया अंदाज में हंस पड़ा। हर शख्स अपने ग्रोह की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि मिस्टर कामट कहने के बाद बे इख्तियार किसी को मिस्टर चूहा और मिस छिपकली कहने को दिल चाहता है। कामट ने गुस्से और बेचैनी के साथ अपनी नशिस्त पर पहलू बदला, लेकिन इससे पहले ही डॉन 3 बोल पड़ा। ये इब्तिदा नहीं है डैनी, हम यहाँ एक दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए नहीं बल्कि कुछ अहम अमूर तय करने के लिए जमा हुए हैं। मुझे अफसोस है कि डॉन के मैं अपने बेसाख्ता रद्द अमल पर काबू नहीं पा सका। मेरी तबीयत नाकाबिले फहम समझौतों की आदी नहीं है। मुझे अफसोस है डॉन के मैं अपने बेसाख्ता रद्द अमल पर काबू नहीं पा सका। मेरी तबीयत नाकाबिले फहम समझौतों की आदी नहीं है और शायद इसी वजह से मैं आज शी के मुखालफिन की सफों में शुमार किया जाता हूँ। हम इस इलाके में अपनी सरगर्मियाँ बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें फ़आल और मुतहर्रिक क़यादत की जरूरत है। इस खला को पूरा करने के लिए हमारी निगाहें तुम्हारी तरफ उठी हैं, क्योंकि तुम शी के लिए यहाँ काबिल जिक्र खिदमात अंजाम देते रहे हो। शी से मेरा तसादम के बाद ये कैसे समझ लिया गया कि अब मैं माफिया के लिए काम करने पर आमादा हो जाऊंगा। मैंने बेखौफी के साथ बराह रास्त डॉन 3 से सवाल किया, तुम जिस पेशे में रह चुके हो इसमें घुसना आसान होता है, लेकिन इसको तर्क करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ खुदकशी होता है। मौत किसी भी लम्हे कहीं से भी नाज़िल हो सकती है। शी से तुम्हारे इख्तलाफात इन हदों तक पहुँच चुके हैं कि अब इनमें तुम्हारी वापसी नामुमकिन है। इसलिए तुमको जिंदा रहने के लिए एक सहारे की जरूरत है जो माफिया तुमको फराहम कर सकती है। लेकिन शी को छोड़कर माफिया में जाने का जवाज क्या होगा? मैंने चुभता हुआ सवाल किया। अव्वल जिंदा रहने की ख्वाहिश, तिब्बी उम्र गुजार लेने की आरजू और दोयम साजिशों को छोड़कर साफ सुथरे पेशावर लोगों से लेन देन, जिनकी अपनी तारीख है, जो किसी फर्द के नहीं बल्कि एक मिशन के मुलाजम होते हैं। मैं समझ नहीं सका। दूसरी बात वाजे नहीं है, मैंने उलझन आमेज लहजे में कहा। बहुत वाजे है, डॉन 3 ने पुरसुकून लहजे में कहा। माफिया की सालहा साल पुरानी एक तारीख है। जेरे जमीन दुनिया में ये एक ताकतवर तहरीक बन चुकी है, जिस पर अफराद के जिंदा रहने या मरने से कोई असर नहीं पड़ता। गॉड फादर हमारा ताकतवर रवायती सरबराह होता है, जो माफिया के मिशन को अपनी पूरी कुव्वत और सलाहियतों के साथ जिंदा रखता है। लेकिन शी मुफाद परस्तों की एक मजबूत टोली है, जो किसी मिशन और नजरिए के बगैर दोनों हाथों से दौलत बटोर रही है। उन्होंने जुराइम की दुनिया में मुख्तसर तरीन अरसे में मजबूती से अपने कदम जमाए हैं और इनकी सरगर्मियों से सबसे ज्यादा नुकसान माफिया को पहुंचा है। लेकिन अब ये बात पाया सबूत को पहुंच गई है कि शी का अपना कोई फलसफा नहीं। ये तंजीम 100% CIA के सरमाए के बल पर चल रही है। इसके सरबराह को बराह रास्त व्हाइट हाउस तक रसाई हासिल है। यही वजह है कि जहाँ भी मुफादात का टकराव होता है, शी हम पर गालिब आ जाती है। ये तो नाकाबिले यकीन बात है। मैंने दिल की गहराइयों से कहा, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि CIA शी के जरिए दुनिया में हेरोइन के फरोग के लिए दिन रात कोशिशें कर रही है? फरोग नहीं, इंसदाद कहो, डॉन 3 तलख लहजे में बोला। पहले हम भी इन्हें अपना हरीफ तस्वर करते थे, लेकिन जिम्मी लाइट CIA का लाडला है। अमेरिका हेरोइन की सबसे बड़ी मंडी है। शी वाले दुनिया भर के मराकज से आला दर्जे की हेरोइन खरीद कर CIA के मुकर्ररा मराकज को बेच देते हैं, जहाँ इसकी बड़ी मिकदारें तल्फ कर दी जाती हैं और थोड़ी बहुत मिकदार बारी मिलावट के बाद बाजार में बेच दी जाती है। हम लोग मुद्दतों हैरान रहे कि मंडी में तलब और भाव मुसलसल क्यों बढ़ रहा है। शी वालों का माल कहाँ जाता है, लेकिन हमें कुछ इल्म ना हो सका। हमने शी के मुकाबले में अपनी सरगर्मियां महदूद कर ली, क्योंकि भाव बढ़ने की वजह से हमें कम मिकदारों पर पहले से ज्यादा मुनाफा मिल रहा था। लेकिन अब शी को मुदाफत का रास्ता इख्तियार करना होगा। हमने हेरोइन पैदा करने के वाले ममालिक में अपनी सरगर्मियों का दायरा बढ़ाने का फैसला कर लिया है। मैं ये बात नहीं मान सकता। अगर शी इंसदादे मंशियात के मिशन में CIA की आनत कर रही है, तो फिर जिम्मी लाइट की बेटी वीरा को क्या जरूरत पड़ी है कि वो हमारे सरहदी इलाकों में जर्मन केमिस्ट की सरबराही में हेरोइन साजी के पहले कारखाने का आगाज कराती? वो सब प्रोपेगेंडा है, डॉन 3 तलख लहजे में बोला। इससे हम भी मुद्दतों गुमराह रहे। इस इलाके के लिए हेरोइन नई चीज नहीं थी। अफीम पैदा करने वाले कबाइल पहले भी हेरोइन बनाते थे, जो खामोशी से बाहर चली जाती थी। वीरा ने मोमन खान और डॉक्टर डाल्टन के जरिए इस दुश्वार गुजार इलाके में रसाई हासिल करने की कोशिश की, जहां दुश्वार तरीन पहाड़ी रास्तों की वजह से जदीद तरीन तैयारे भी बमबारी नहीं कर सकते। इसने इस बहाने से इलाके में अपने कदम जमाए। कबायली सरदारों और मलूक से जाती
हुस्न और अदाओं की वजह से मुरासम कायम किए और फिर अपनी तफसीली सर्वे रिपोर्ट CIA को अरसाल कर दी। कुछ पता नहीं कि वो लोग इस इलाके में क्या करने वाले हैं। वो इन संगलाग पहाड़ों की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने हाल ही में एक ऐसा मवासलाती सैयारा खला में भेजा है जो खैबर के पहाड़ों पर ठहरा हुआ है और दिन रात वहाँ की तस्वीरें लेता रहता है। इस स्कैंडल का नतीजा ये होगा कि एक दिन तुम्हारे शुमाली पहाड़ों पर आसमानों से आग बरसेगी और हीरोइन बनाने वाले कारखानों के साथ अफीम की फसलों और इसके काश्तकारों को भी जलाकर राख कर देगी। चंद रोज इनका मातम होगा और फिर तुम्हारी आने वाली नस्लें भी हीरोइन या अफीम के नाम से कांपा करेंगी। ये एक बहुत बड़ी साजिश और नाकाबिले यकीन स्कैंडल है, मगर हकीकत। वो यकलख्त खामोश हो गया क्योंकि अचानक ही डोरबेल चीख उठी थी। कामिट ने वहशियाना अंदाज में उछलकर अपनी निशिस्त छोड़ दी और होलिस्टर से पिस्तौल निकालकर मेरे सीने पर तान लिया, जबकि खुद मुझे इल्म नहीं था कि आने वाला कौन था और इस वक्त मेरे पास क्यों आया था। डॉन 3 ने बैठे ही बैठे पिस्तौल निकाल लिया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।